नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो आपका रिवीजन क्लासेस जो हमारी चल रही हैं, इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि रीतिकाल से लेकर छायावाद और प्रगतिवाद तक हम पढ़ चुके हैं और उसकी क्लासेस अभी तक हमने यानी उसकी क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए हैं। तो आज की वीडियो में हम वहाँ से लेकर रीतिकाल से लेकर के आपका प्रगतिवाद तक के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं टोटल मिला करके। ठीक है, तो इसका शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आसान से क्वेश्चन है शुरुआत के। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन होंगे। सारे कठिन क्वेश्चन रखने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उतने कठिन लेवल के प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो TGT लेवल का है। तो TGT लेवल के ही प्रश्न आपके इसमें रखे जाएंगे, जो किसी प्रीवियस ईयर परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए होंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? आपसे काव्यधारा पूछी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मतलब आसान सा सवाल बनेगा ये, लेकिन रीतिबद्ध कवि कौन कौन है, रीति सिद्ध कौन कौन है, रीति मुक्त कौन कौन है, रीति प्रिय तो कुछ नहीं होता, लेकिन रीति इतर कवि कौन कौन है, ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से कवि किसके अंदर आते हैं। और ख़ास करके जो आपके सिलेबस में है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, रीतिकाल हम पढ़ चुके हैं, तो वो 4 कवि जो है आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा में आते हैं? तो ये आते हैं आपके रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर। ठीक है, ये रीति कैपिटल होना चाहिए था, रीति मुक्त काव्यधारा में। अगला क्वेश्चन देखिए, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया आप लोग जानते हैं, रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये इनके क्या हैं? लक्षण ग्रंथ हैं। और लक्षण ग्रंथ क्या होता है ये आपको बताया गया है। लक्षण ग्रंथ मैं बता चुका हूँ आपको कि क्या होते हैं लक्षण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ा है हमने। ठीक है ना, प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? घनानंद के बारे में। ठीक है ना, आपको बताइए कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं और ये वाला जो कथन है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यही लिखा है कि वियोग श्रृंगार का या ब्रजभाषा का ऐसा कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और वियोग का ऐसा और जवादानी का ऐसा कवि पूरे रीतिकाल में या पूरे हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं है। इस तरह का कथन शुक्ल जी का आता है घनानंद के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं ठहरती। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो किसका है ये कथन? तो हमने पढ़ा है इसको बिहारी में। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि बिहारी की जो कविता है श्रृंगारी जरूर है, लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही क्रम आपको बताना है रीतिकालीन कवियों का। ठीक है, तो इसमें से सही क्रम क्या होगा? आपको सबसे पहले तो रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, सबसे पहले एक तथ्य आपको याद रखना है कि जो पद्माकर है ना, पद्माकर सबसे छोटे हैं, यानी कि सबसे बाद में आएंगे। पद्माकर की मृत्यु हुई 1848 ईस्वी में। ठीक है, और 1850 से क्या हो जाता है? भारतेंदु युग शुरू हो जाता है। तो ये इतने बाद के कवि हैं। तो कभी भी पद्माकर विकल्प में हो तो अगर आखिरी में, तो वो विकल्प आपको कंसिडर करना है जिसमें पद्माकर सबसे आखिरी में आते हैं। तो मतीराम और ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, खास करके जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आपको याद रखने का मैं क्रम बता देता हूँ कि रीतिकालीन कवियों का जो दरअसल क्रम है वो क्या है। सबसे वरिष्ठतम इसमें आते हैं चिंतामणि, यानी केशव दास के बाद सबसे वरिष्ठ वैसे केशव आएंगे, सबसे बड़े होंगे केशव। उसके बाद आते हैं आपके चिंतामणि, चिंतामणि के बाद आते हैं बिहारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मतीराम। ठीक है, फिर आते हैं आपके भूषण, और फिर सो ऑन क्रम चलता रहेगा। इसके आगे के वैसे पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, भूषण के बाद शायद कुलपति मिश्र का नाम आता है, भिखारी दास, इसके बाद जो है सारे के सारे नाम शुरू हो जाते हैं, देव का नाम आता है, वो सारे। तो ज़्यादातर यही सब पूछे जाते हैं और बिहारी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिहारी क्योंकि बड़ा टेक्निकल है, रीति सिद्ध कवि जरूर हैं, लेकिन इनका क्रम आपको क्या रखना है? बिहारी बहुत सीनियर है, यानी उम्र में बहुत बड़े हैं इन सारे कवियों से। ठीक है, चिंतामणि के सीधे बाद बिहारी आते हैं, बाकी के कवि उसके बाद आएंगे। ठीक है, और अंत में कौन आएंगे? मैंने आपको बताया अंत में कौन आएंगे। अगर पद्माकर विकल्प में है तो पद्माकर आएंगे। ठीक है, नहीं तो घनानंद आएंगे। घनानंद को भी आप लास्ट में देखेंगे, घनानंद काफ़ी बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे
सही क्रम आएगा इसमें तो बिहारी वाला आएगा, बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर। ठीक है, सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? ठीक है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा और ये आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। दो ही, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन शामिल हो गए। तो ये किसने कहा? ये रमाशंकर शुक्ल ने, रामशंकर हो गया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है ना। और रीतिकाल को कलाकाल और आदिकाल को जयकाल का है। ठीक है, तो रीतिकाल को कलाकाल, श्रृंगारिक काल, अलंकृत काल, ये सारे हमने पढ़े भी हैं, ये टेबल पूरी पढ़ी थी हमने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसार्णव, छंदमाला। तो कौन सी है? ये रसार्णव जो है ये कोई रचना केशव की नहीं है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इसके अलावा जहांगीर, जस चंद्रिका और वीर सिंह देवचरित, ये सारे जो है नहीं, वीर सिंह देवचरित नहीं, जो भी उनके ये सारी जो रचनाएं थी इनके यहाँ के वो, ठीक है, विज्ञान गीता हो गई, वो सारी रचनाएं केशवदास की है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध परंपरा यानी कि रीतिबद्ध कवि आपको ढूंढना है। बिहारी आप लोग जानते हैं रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। मतीराम रीतिबद्ध कवि मतीराम है। ठीक है, रीतिबद्ध आपके मतीराम है। इसके अलावा घनानंद और आलम, ये दोनों क्या हैं? रीति मुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इनमें से कौन है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि, वियोग श्रृंगार और इसका प्रधान मुक्तक कवि तो कौन है इसमें? घनानंद। ठीक है ना, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद। अगर देखिए, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? हमने पढ़ा भी था कि इनमें से, यानी कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? शिवराज भूषण है। ये दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? रीति निरूपक, अलंकार निरूपक, रस निरूपक, है ना, सर्वांग निरूपक, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। और जरूर याद रखिएगा, शिवराज भूषण बहुत हॉट फेवरेट है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, यानी कि इसमें अलंकारों का निरूपण किया गया है। ठीक है, अलंकारों की व्याख्या ये ग्रंथ करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवा का अर्थ क्या है? तो शिवा का अर्थ क्या है इसमें? शिवाजी, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं इसमें। कि शिवा को बखानों या बखानों छत्रसाल को, राजा छत्रसाल और शिवाजी दोनों की प्रशंसा किसने की थी? भूषण ने दोनों के लिए जो है रचना लिखी है। ठीक है, छत्रसाल दशक जो ये लिखा हुआ है ये जो है छत्रसाल की ही प्रशंसा है। और शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये सारी रचनाएं शिवाजी की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दृग उरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, यह जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? एक तो ये दोहा है, वैसे ही आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि अगर दोहा हो, रीतिकाल का लग रहा हो तो आप करके आ जाना बिहारी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दोहा हो, ठीक है, और रीतिकाल की फीलिंग आ रही हो आपको थोड़ा थोड़ा तो करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बिहारी का दोहा है। ठीक है, दृग उरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति, है ना। थोड़ा अलंकारिकता अगर आपको लग रही हो, अनुप्रासात्मकता हो, थोड़ा श्लेष हो या यमक हो, इस तरह के जो अलंकार हैं ये ज़्यादातर के बिहारी ने बहुत प्रयोग किया शब्द अलंकारों का ज़्यादातर। ठीक है, हालांकि मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगा कि आप इस स्तर पर जाकर के आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ हो, क्योंकि टीजीटी लेवल का है तो, है ना, तो वो आगे की बातें छोड़ लीजिए। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, छोटी मोटी ट्रिक्स, कि अगर रीतिकाल का लग रहा हो, दोहा हो, तो बिहारी करके आ जाना। ठीक है, बहुत संभव है कि बिहारी हो उसका जवाब। ठीक है, दोहे की पंक्ति, हाँ, दोहा पहचानना आपको जरूर आना चाहिए। हाँ, अगर दोहा ना हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, माना कवित्व का है और बिहारी विकल्प में है, तो गलती से भी कभी उसमें मत कर देना, क्योंकि दोहा, बिहारी ने सिर्फ दोहे लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ दोहे लिखे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे लिखे हैं। कोई 719 मानता है, कोई 710 मानता है, वो अलग अलग संख्या सबकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि बहु मंदवती ... है ना, फिर केशवदास इसमें आता है। किसकी पंक्तियाँ ये? केशवदास, है ना, जड़मति केशवदास। तो केशवदास की पंक्तियाँ हैं, ये पूरी मैंने व्याख्या भी की थी कि कौन सा भाव इसमें है, थोड़ा सा हीनता का भाव इसमें नजर आ रहा है केशवदास का, ये व्याख्या भी की थी इसके इस दोहे के। अगला क्वेश्चन देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, पंक्ति के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्तियां हैं? घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, अलंकृत काल कहा है।
ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, इसके अलावा रसाल ने कला काल कहा, त्रिलोचन ने क्या कहा? त्रिलोचन ने कहा है अंधकार काल, अंधकार काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले तो शिवाजी थे, दूसरे कौन थे? शिवाजी थे और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे आपके छत्रसाल। शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को, तो ये पंक्तियां कही इन्होंने, शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। ठीक है, तो कौन है दूसरे? छत्रसाल। तो छत्रसाल दशक इन्होंने लिखा है, तो ये है भूषण के दो आश्रयदाता। निम्नलिखित रचनाकारों की इनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है आपने, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। थोड़ा सा ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक ABCD करके पूछा जाए, थोड़ा मैच द फॉलोइंग वाले, जो थोड़ा रिक्त स्थान वाले, थोड़ा असंगत कथन वाले, वो सारी तैयारियां भी आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आपने चीज़ें पढ़ी भी हैं तो क्वेश्चन चाहे किसी भी पैटर्न पे आ जाए, आप लोग उसको कर पाएंगे। नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर पैटर्न देख करके घबरा जाएंगे, फिर वो बहाने होते हैं आखिर में कि इस बार यूके SSS ने पैटर्न ही बदल दिया, पहले ऐसे पूछते थे अब ऐसे पूछ लिया, अब ये पूछ लिया वो पूछ लिया। भाई पढ़ा हुआ होगा, सिलेबस के हिसाब से चलोगे, कोई सा भी आयोग आपको वो नहीं कर सकता है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है उसमें। ठीक है, पैटर्न की तैयारी आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाती है, और ये तैयारी जो है आपको पढ़ाई तो अपने स्तर पे करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो रचनाकार और उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है आपने। तो देखिए क्या है, हाँ, तो घनानंद की रचना है इसमें से इश्कलता। ठीक है, तो इसी से आप बना सकते हैं, जैसे मुझे तो घनानंद और इश्कलता का याद है, तो एक भी अगर आपने उसमें से जोड़ दिया तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। तो B3 किसमें है? इसमें है, तो ये जो है आपका बन गया A3। इसके अलावा B4 भूषण की है रस सारांश। ठीक है, सूरती मिश्र C2। वैसे ये नहीं, सॉरी ये गलत है थोड़ा सा, एक मिनट। मतिराम की तो रसराज मतिराम की है, और घनानंद जो है, घनानंद की इश्कलता तो है। इसमें से कौन सा विकल्प है? फिर ये विकल्प थोड़ा सा गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा खारिज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा ना। नहीं ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया सॉरी। अगर यहाँ से देखेंगे तो B3 किस में है? इसमें है, तो A4 फिर, हाँ, भूषण का रस सारांश बन रहा है, मतिराम का बन रहा है D2, हाँ D2 बन रहा है, ये वाला A विकल्प ठीक है इसमें। मैंने थोड़ा सा इधर का इधर देख लिया, थोड़ा सा ये भी देख लेना आप लोग, A4 ये कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसमें A जो है इसका विकल्प ठीक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा उल्टा मिला दिया था मैंने, तो ये ठीक है। ठीक है, तो A इसमें सही उत्तर होगा। वैसे आपको तैयार क्या करना है, वैसे सूरती मिश्र और मतिराम ये तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस में है उनकी सारी रचनाएं ज़रूर याद रख लेना, भूषण, घनानंद, बिहारी और केशव की। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किसका समय बाद में आता है? केशव का, घनानंद का, रहीम का या पद्माकर का? तो बताया आपको किसका? पद्माकर का, सबसे बाद में। इन कवियों का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम अगेन, तो यही इसका सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले आएंगे केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर बिहारी और फिर पद्माकर। ठीक है, तो D इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी के विषय में शुक्ल जी की स्थापना नहीं है, कौन सी स्थापना शुक्ल जी की नहीं है? चलो भाई बताओ, इसमें बिहारी में कल्पना और भाषा दोनों की समाहार शक्ति है। अगर किसी को ये वाला सवाल आ गया तो समझो उसकी तैयारी अच्छी है, वरना बाकी तो रटा तो सब नहीं होता है। ठीक है, रटे हुए क्वेश्चन हर किसी को आते हैं, ये अगर कोई कर पा रहा है तो मैं मानूंगा कि उसकी तैयारी थोड़ा अच्छे स्तर की है। बिहारी में कल्पना और भाषा दोनों की समाहार शक्ति है। बिहारी की भाषा चलती होने के कारण साहित्यिक नहीं है। बिहारी की कविता हृदय के अंतस्थल में मार्मिक प्रभाव नहीं छोड़ती। बिहारी की कविता प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ये कथन तो हम अभी चर्चा करी हमने कि बिहारी की कविता उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, ये कथन है। ठीक है, इसके अलावा बिहारी की कविता हृदय के अंतस्थल में मार्मिक प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी शुक्ल जी का कथन है। बिहारी में कल्पना और भाषा दोनों की समाहार शक्ति है, ये भी कहा इन्होंने कि जिसमें कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति होगी वो उतना ही अच्छा मुक्तक लिखेगा, तो ये भी कथन है। लेकिन B वाला जो है ये कथन थोड़ा सा गलत हो गया। बिहारी की भाषा चलती होने के बावजूद साहित्यिक है, ये कहा, नहीं है, कभी नहीं कहा। यानी कि शुक्ल जी ने क्या कहा, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कहा। ऐसा नहीं कहा कि चलती होने के कारण साहित्यिक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने बिहारी की भाषा को साहित्यिक माना है। तो B वाला जो कथन है ये आपका उत्तर होगा। अगर B आपका उत्तर है तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना नहीं भी अगर आप कर पा रहे हैं इसको तो पढ़ लो टाइम पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल में कवित्त सवैया के स्थान पर और क्या लिखा गया? कवित्त लिखा गया, सवैया लिखा गया, और क्या लिखा गया? रीतिकाल के आपको छंद ध्यान रखने हैं। क्या लिखा गया बताओ? चौपाई, रुबाई, दोहे या फिर पद? तो याद कोई नो ब्रेनर है, कवित्त लिखे गए, सवैया लिखे गए और उसके बाद नंबर 3 पे कुछ लिखा गया तो दोहे लिखे गए। बिहारी आपको याद करने हैं, बिहारी ने दोहे लिखे हैं, औरों ने भी दोहे लिखे हैं, केशव ने और सारे कवियों ने दोहे भी लिखे हुए हैं। तो दोहे एक बड़ा प्रोमिनेंट छंद है, ठीक है, वो मतलब आपके लगा लीजिए आप अब्दुल रहमान से परंपरा चलती है दोहा कोश से और कहाँ तक? आधुनिक काल तक। यहाँ आज भी दोहे हम लिखते हैं, काफ़ी सारे दोहे लिखे जाते हैं। तो दोहे बड़ा प्रिय छंद है हिंदी साहित्य में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म ठीक नहीं है? कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रहस्य रहस्य कुलपति मिश्र, रसविलास चिंतामणि और भावविलास केशव दास। तो अच्छा, आपको लग सकता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा कि भिखारीदास ये सब तो है ही नहीं, तो केशव दास तो है ना सिलेबस में, तो ये केशव दास के बेस पे ही ये सवाल होगा। केशव दास की कोई सी भी रचना भावविलास नहीं है। भावविलास वैसे देव की एक रचना है, देव जो कवि हुए हैं उनकी रचना है। केशव दास की कोई भी रचना भावविलास नहीं है, ठीक है। तो क्या पता इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, वरना क्योंकि अगर केशव दास को आपने अच्छे से पढ़ा होता तो भी ये क्वेश्चन हो ही जाता। ऊपर का तो इरेलेवेंट है ना, किसी काम का नहीं है, तो वो हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा गया। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो कौन सा कथन है? तो बड़ा आसान सा हो गया, डी। केशव जो है रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, ये कथन इसमें गलत है, बाकी सारे कथन ठीक है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बिहारी के बारे में उन्होंने बात कही, बिहारी के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के बीच भी उनको मतलब डिफरेंशिएट किया था, उसमें अंतर बताया था। तो ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ये करें, लेकिन अगर आपका मन करे ही रिस्क लेने का, तो अगर इस तरह का कुछ कथन आ जाए कि यह कथन किस आलोचक का है और आपको नहीं आता है सवाल और आपको लग रहा है कि मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है ये, तो अगर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल है तो करके आ जाना, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 50 या 70% प्रोबेबिलिटी है कि सही ही होगा उत्तर। लेकिन भाई एक आध सवाल वो थोड़ा सा घुमा भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो, ठीक है। तो अगर करना चाहें तो कर लीजिए और नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर माइनस मार्किंग नहीं होती तो मैं तो करता भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने जब यूजीसी नेट का पेपर दिया था तो 2-3 सवाल तो मेरे ऐसे ही ठीक हो गए थे। ये थोड़ा आइडिया था रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा होगा क्या नहीं कहा होगा, तो उससे जो है सवाल हो गया था, ठीक है। लेकिन आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा देख लेना भाई अपने स्तर पर। अब पंक्ति देखिए, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भूषण की हैं, ठीक है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। इस तरह से ये कवित्व जो है खत्म होता है इस पंक्तियों पर। अगला देखिए, भूषण बिनोरा बिराजाई कविता वनिता मित्त। उक्त में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? किस तरह की अभिरुचि प्रकट की है? भूषण बिनोरा बिराजाई कविता वनिता मित्त, किस तरह की अभिरुचि है? तो किस तरह की अभिरुचि प्रकट की? अलंकार प्रियता, ठीक है। ये बताया भी आपको, भूषण की बात की इन्होंने, यानी कि आभूषण की, और कविता के संदर्भ में इसका मतलब क्या है? अलंकार है, तो अलंकार प्रियता की पता इसमें चलता है, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के यानी कि यह कथन किसका है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल का आरंभ किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। तो ये कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो कथन भी आपको तैयार रखें आप तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वरना वो आपने तो याद किया ही होगा कि केशव दास किस किसने माना प्रवर्तक और वो किस किसने माना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है, ठीक है। कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होगा बल्कि गुण के हिसाब से होगा। ये नहीं होगा कि किसी ने कितनी कविताएं मतलब कितनी किताबें किसकी छपी हैं, इससे नहीं होगा, बल्कि एक उसके गुण से होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे कवि हैं जिनका नाम बहुत कुछ है, जिन्होंने बहुत कुछ छापा, ऐसे बहुत सारे कवि होंगे, हजारों हजार कवि हुए, ठीक है। लेकिन उनको आज उतना स्थान कहीं मिलता नहीं है, उनको उतना जगह नहीं मिली। लेकिन
कुछ कवि ऐसे हैं जिनका एक ही दोहा है, एक ही किताब छपी हुई है, एक किताब छोड़िए किसी ने एक ही दोहा लिखा। मलुकदास ने केवल एक ही दोहा लिखा, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबको पता है, बच्चे बच्चे की ज़बान पर वो दोहा है। तो ऐसे भी कुछ कवि हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये कथन है, ये एक कथन है दरअसल। तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं बल्कि गुण के हिसाब से होता है। तो शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो थोड़ा सा आपको यहाँ से हिंट भी मिलता है कि यानी कि ये ऐसे कवि के बारे में कहा होगा जिसने परिमाण के हिसाब से ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी होंगी, बहुत कम रचना लिखी होंगी, लेकिन उसके कविता में गुण जरूर बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो इन सब में से आप लोग बिहारी आपके मन में स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि एक ही रचना लिखी केवल, बिहारी सतसई, और उसी से जो है हिंदी में जो है बड़ा स्थान इनको है, महाकवि की संज्ञा प्राप्त है। तो बिहारी इसका उत्तर है, ठीक है। शुक्ल जी के यह कथन बिहारी के बारे में है कि उसके परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? यह आपको बताया गया है कि शक्कर की रोटी किसने कहा। तो किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, उस समय की जो प्रसिद्ध भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। विशुद्ध ब्रज भाषा थी इनकी, दो थी, है ना। बाकी के कवियों के बारे में शुक्ल जी ने कहा है ना कि बाकी के कवियों की जो भाषा थी वो थोड़ा सा उसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल थे, लेकिन घनानंद एक ऐसे कवि नजर आते हैं जिनकी भाषा जो है विशुद्ध ब्रज भाषा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। व्यथा प्रधान यानी विरह प्रधान है। तो यह कथन तो ठीक है, ठीक है। इनका जो है ज़्यादातर जो सेंट्रल थीम है प्रेम वर्णन की वो व्यथा या विरह प्रधान है। अगला, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनके प्रेम में उदात्तता है, रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं। इस धारा के काव्य शैलियों की प्रेमानुभूति को आत्मा अभिव्यक्ति के शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसी कथन भी ठीक है इनका, इनके बारे में सही है। इनके प्रेम में उदात्तता है और रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है कि जो है ना ऐसे चलती है नायिका, ऐसे दिखती है, ऐसा रूप है, उन पर उस पर नहीं, थोड़ा सा जो हृदय की बात होती है वो आपको रीतिमुक्त कवियों में के अंदर मिलती है, ठीक है। विशेष रूप में घनानंद के कविता में। डी कथन भी ठीक है, ठीक है, कि इनकी जो प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन जो बी कथन है, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, ये इनकी विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? रीतिबद्ध कवियों की विशेषता है। इन्होंने प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण नहीं किया, इसलिए तो रीति मुक्त कहलाए कि रीति से मुक्त हैं, ठीक है। तो रीति के बंधन से मुक्त हैं, इसी वजह से। तो बी जो है इसमें सही उत्तर होगा। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए, केवल फैक्ट याद करके काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, गुरु और मंत्री कौन थे? तो कौन थे? ओरछा नरेश के दरबारी कवि थे केशवदास, ठीक है। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो बिहारी आपके रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है। ये कुछ आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। तो ये जो पंक्ति है ये है आपकी घनानंद की। घनानंद कहते हैं कि लोग कविता को बनाने लगते हैं, अब मुझे तो मेरी कविता खुद बनाती है ना। तो रचना प्रक्रिया का फर्क है। एक तरह से रीति मुक्त कवियों का आग्रह रीतिबद्ध कवियों से भी यही रहता था कि तुम जबरदस्ती की कविता बनाते हो, ठीक है, और हम क्या बनाते हैं, हमारी कविता नेचुरली निकलती है और वो दिखता भी है, ठीक है। जबरदस्ती एक बनाई हुई कविता में और नेचुरली यानी कि खुद ही निकली हुई कविता में आपको अभिव्यक्ति का फर्क दिख जाएगा, अनुभूतियों का फर्क उसमें बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से महाकवि बिहारी और उसकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बिहारी और उसकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन ठीक नहीं है? प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे और सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा कथन जो है वो ठीक नहीं है? तो देखिए भाई, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग तो किया गया है। अनुभव योजना के कवि बिहारी हैं ही, ठीक है, अनुभव योजना के कवि कहलाते हैं बिहारी, ठीक है। लोक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, काव्य ज्ञान भी था। ये एक कथन है ना, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण नहीं है, आलंबन के रूप में चित्रण नहीं है, केवल अनुभवों का चित्रण आपको दिखाई देता है, ठीक है। नायिका ऐसे चलती है, ऐसे एक्ट करती है, इस तरह से। अनुभव यानी कि आपने पढ़ा होगा ना, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो रस छंद अलंकार वाली वीडियो जाकर के देख लो, इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है अनुभव। अनुभव यानी कि अभिनय,
बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में वैसे तो खास दोहे माने नहीं जाते कि एग्जैक्टली कितने दोहे हैं, कोई कितने मानता है कोई कितने मानता है, लेकिन बिहारी रत्नाकर जो सबसे प्रामाणिक टीका है ना बिहारी सतसई की, वो लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ठीक है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। तो क्योंकि बिहारी रत्नाकर ही सबसे प्रामाणिक मानी जाती है, इस वजह से 713 दोहों को आप मान्यता देंगे। वैसे कई बार 719 भी कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हम सबसे प्रामाणिक सोर्स को ही मानेंगे। तो जब सारे आयोग, सारा पूरा हिंदी साहित्य बिहारी रत्नाकर को प्रामाणिक मान रहा है, तो हम क्यों किसी एक रैंडम गाइड का 719 का आंकड़ा लें? 713 मेरे विचार से ज़्यादा सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। वैसे इस तरह से सवाल पूछा नहीं जाता है कि कितने दोहे हैं, किसी के अनुसार ही पूछा जाएगा कि बिहारी रत्नाकर में कितने दोहे हैं, या इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। रैंडमली नहीं पूछा जाता है, सोर्स कोट करते हुए पूछा जाता है ज़्यादातर। कभी भी देखेंगे आप इतना छोटा 4-5 शब्दों का पेपर जो क्वेश्चन कभी नहीं होता, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। कभी भी देखना आप पेपर को। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान में उर्वशी का क्रमशः अर्थ क्या है? ये बिहारी का एक दोहा है और इसमें जो है यमक अलंकार है, ठीक है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान में, उर्वशी का क्रमशः अर्थ आपको बताना है कि देखिए इसमें 3 बार उर्वशी शब्द आया, उर्वशी उर्वशी और उर्वशी, ठीक है। तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान के तो पर वारों उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी यानी कि उर में बसी है ना, वह उर्वशी समान। तो पहले उसमें आएगा अप्सरा विशेष कि तो पर वारों उर्वशी, तो उस पर उर्वशी मारूं मतलब वार दूं, सुनि राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी यानी कि तू मोहन के उर में बसी है, उर्वशी समान भूषण विशेष। तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये बड़ा है, कई बार ये दोहा पूछा जाता है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा टीजीटी से ऊपर के लेवल का है, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी आयोग में एक बार पूछ लिया गया है, तो पूछ लिया गया तो मतलब तैयार कर देना है कि उस पर छोड़ना नहीं है। आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा? साक्षात रसमूर्ति याद करिए, आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति घनानंद को कहा ना कि ये साक्षात रसमूर्ति हैं, और वही वाला कि ब्रज भाषा का ऐसा मुक्तक, ऐसा कवि दूसरा नहीं हुआ, वो सारे कथन हमने रिवीजन में पढ़ा था। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की यानी कि जो रीतिबद्ध नहीं है। तो पद्माकर तो रीतिबद्ध हैं, भूषण भी हैं, मतिराम भी हैं, बिहारी लाल, बिहारी रीति सिद्ध हैं, ठीक है। एक बिहारी सतसई लिखा है, तो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहते हैं। किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। ये दोहा किसके बारे में कहा है? ये बिहारी सतसई के बारे में कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? अच्छा, ये थोड़ा सा है, ये हो गया। रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्थवार, रामविलास शर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी है इसमें पूरा, ठीक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी है ये लिखा हुआ। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, ठीक है। तो क्योंकि रामचंद्रिका केशवदास आपके सिलेबस में है, तो तैयार कर लेना। छंदों का अजायब घर किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव के कृतित्व विषय कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कृतित्व के बारे में, केशव के कृतित्व के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा शिल्प प्रधान हो गया है। ये होना चाहिए था थोड़ा सा। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं। तो केशव के कृतित्व के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें जो एक कथन है ना, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार और संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यह कथन गलत है। रामचंद्रिका की सब कुछ अच्छी है, मतलब सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। उसकी संवाद योजना की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है, हर चीज़ की तारीफ होती है, अलंकार, इसको छंदों का अजायब घर सब कुछ कहा गया। लेकिन इसकी समस्या क्या है? इसमें जो है कथा का जो यानी कि जो अवसर है उसके हिसाब से जो है विस्तार और संकोच नहीं दिया गया। यानी कि जिन जगहों पर
बड़ा मार्मिक पक्ष छोड़ना चाहिए था, जिन जगहों पर विस्तार देना चाहिए था उनको एकदम चलते में निपटा दिया, 2-3 पंक्तियों में पूरा प्रसंग निपटा दिया। और फालतू का चमत्कार दिखाने के लिए कुछ प्रसंगों में ज़बरदस्ती उसको फैला दिया। तो एक विन्यास होता है ना कथा का कि किसको आपको विस्तार देना है, किसको आपको संकुचन देना है। अब आप मानिए, आप माना 2 चीज़ें हैं। अब माना आपने क्या दिखाना है, ताड़का वध दिखाना है। ताड़का वध को माना क्योंकि उसमें सब कुछ ग्लैमरस है, तो इस वजह से आपने उसको लंबा चौड़ा विस्तार दे दिया, 1-1 घंटे का ताड़का वध हो रहा है, ठीक है, युद्ध दिखा दिया आपने, सब कुछ कर दिया। और जिस दिन भरत मिलाप होना है, जब भरत मिलाप आपने 2-3 पंक्तियों में निपटा दिया। तो सोचिए अगर मतलब किसी ने रामलीला इस तरह से करवा दी तो क्या उसका स्तर बनेगा, वो लोगों को मजा आएगा, उसमें नहीं आएगा ना। भरत मिलाप 2-3 पंक्तियों में, भरत आए और मिले और फिर चले गए, 10 मिनट का संवाद हुआ केवल, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। तो लेकिन केशवदास की रामचंद्रिका के साथ यही समस्या है, उन्होंने क्या किया, कथा के हिसाब से विस्तार संकोच का ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। तो ये जो है रामचंद्रिका की आलोचना बनती है, ठीक है, कि थोड़ा सा यानी कि भाव को उन्होंने उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाए केशवदास, ठीक है, अलंकार प्रियता की वजह से, थोड़ा चमत्कार दिखाने की वजह से। अच्छा, ये दोबारा आ गया भाई, अति सूदो सनेव को मार्ग है, घनानंद की पंक्तियां हैं। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर कौन सा है? कवि जो भूषण है, भूषण की कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो मुख्य स्वर आप लोग जानते हैं कौन सा स्वर है। अगर वीरता देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो प्रशस्ति परक जो है इसका उत्तर होना चाहिए। प्रशस्ति लिखी है ना उन्होंने, श्रृंगार तो नहीं लिखा, व्यंग्य भी नहीं लिखा, करुणा भी नहीं लिखा, प्रशस्ति परक जो है उनका मूल स्वर है। शिवाजी की और छत्रसाल की प्रशस्तियाँ उन्होंने लिखी हैं। वरना अगर वीर रस या वीरता प्रधान ऐसा कुछ होगा तो वो भी आपका विकल्प बन जाएगा, ठीक है। कवियों और कृतियों का सुमेलन करना है आपने, ठीक है। केशवदास की इसमें से कौन सी है? रसिक प्रिया है। मतीराम ललित ललाम, भूषण शिवा भावनी, देव की भाव विलास, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है जो भी आपका बनेगा इसमें उसमें से देख लेना भाई, ठीक है। ये हमने मिला दिया क्रम, अगर आपको आ रहा है क्रम मिलाना तो ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें सही होगा वो होगा। आलोचकों के साथ फिर से मिलाना है कि ग्रंथ किसने कौन सा लिखा है, ठीक है। बिहारी सतसई किसने लिखी? देव और बिहारी किसने लिखी? बिहारी और देव किसने लिखी? तो देव और बिहारी, ये जो रचना है ना, देव और बिहारी, तो ये है आपकी कृष्ण बिहारी मिश्र की, देव और बिहारी, ठीक है। इसके अलावा बिहारी और देव जो रचना है ये है आपकी लाला भगवान दीन की, ठीक है। इसके हिसाब से आप क्रम इसमें देख सकते हैं। हाँ, यही तो है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है। तो इस हिसाब से अगर हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे बी सेकंड, बी का सेकंड, तो ये 2 विकल्प इसमें बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हमने क्या मिलाया था? वैसे बिहारी सतसई पद्म सिंह शर्मा की है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और बिहारी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। बिहारी सतसई तो A4 B2, हाँ, तो ए जो है इसमें सही विकल्प ये होगा, ए जो है इसका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना। वैसे ये आलोचकों वाला क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना, इन किताबों को देख लेना आप, देव और बिहारी किसकी और बिहारी और देव किसकी है, ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि देव बिहारी विवाद। अच्छा, ये चीज़ है ना देव बिहारी, ये वाला, इस क्वेश्चन को आप फिलहाल रिजर्व रखो। ये क्वेश्चन आपका काम आएगा जब हम निबंध पढ़ेंगे, निबंध में आलोचना पढ़ेंगे। तो द्विवेदी युगीन आलोचना में एक तुलनात्मक आलोचना हुई थी, उसमें देव बिहारी विवाद बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे, देव बिहारी विवाद। तो इस क्वेश्चन को आप रिजर्व रखिए फिलहाल, ठीक है, तब उसको अच्छे से मैं समझा पाऊंगा कि ये कैसे करना है, देव बिहारी बिहारी देव, वो सब तैयार कर लेंगे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखो, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? बताया आपको, शिवराज भूषण ग्रंथ अलंकार निरूपक ग्रंथ है भूषण का। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित गलत कथन कौन सा है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो रीतिकाल का जो गलत है इसमें से कौन सा है? रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, नहीं, रीतिकाल में आपको प्रकृति नहीं नजर आती, केवल सेनापति के यहाँ आपको नजर आती है। सेनापति जो कि बिहारी के साथ ही एक रीति सिद्ध कवि हैं, और सेनापति राम भक्ति धारा के भी कवि हैं, ठीक है, राम भक्ति धारा के अंदर भी आते हैं और रीति सिद्ध परंपरा में भी आते हैं। तो वो थोड़ा सा इनका प्रकृति चित्रण प्रसिद्ध है, वरना कोई भी कवि जो है प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण करता हुआ नहीं नजर आता है, ठीक है। बाकी सारी विशेषताओं के आधार पर आप सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता भी है ही, अलंकार की प्रधानता भी है, और प्रमुख भाषा ब्रज भाषा भी है ही।
रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो रीतिकालीन जो साहित्य है उस पर किस काव्य शास्त्र का गहरा असर है? संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत के काव्य शास्त्रियों का ही अनुकरण रीतिबद्ध कवियों ने किया है। ठीक है, तो ये थे आपके रीतिकाल के 50 क्वेश्चन। अगले जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं ये हमने क्लास में ये करवाए थे जब हमारा उसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो वो वीडियो मैं इसी के साथ मिला रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। आगे के 50 क्वेश्चन उसमें हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो आगे के 50 क्वेश्चन आप उस वीडियो में देखेंगे, इसी में शामिल होगा वो। था आपके पास? अच्छा, ये इस पेपर का स्तर क्या लगा आपको? अभी तक आपका स्कोर बन क्या रहा है? हैं? कुछ तो बन रहा होगा। चलो, जैसे सेट 1 था, सेट 1 तो आसान था। सेट 1 2 3 4 5 ये सब मिला करके बताओ। ठीक है, तो ये इसका स्कोरिंग भी तो करते रहो साथ में। अभी मैं फिर मांगूंगा आपसे रिपोर्ट अंत में जब हो जाएगा ये। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वो क्या है? समाज सेविका का। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया है कि जो कृष्ण है, ठीक है, और जो राधा है वो क्या है, इसमें लोक सेवक के रूप में चित्रित हुए हैं। ठीक है, तो जो परंपरा थी कि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ज्यादातर राधा अभी तक परंपरा में क्या थी, विरह में आकुल होती रहती थी। अब यहाँ आपको दिखाई देता है कि वो क्या है, लोक सेवक बन गए हैं, और राधा विरह में है, लेकिन विरह जो है उसका उस तरह का नहीं है जिस तरह का परंपरा में आपको मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है लिखा हुआ है, बताओ कौन सा नहीं है? पथिक। हाँ, मत पथिक किसका है? किसका है ये भी तो पता होगा। है कौन? त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, क्योंकि त्रिपाठी बहुत है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी है, इसके अलावा बहुत सारे त्रिपाठी चलते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं क्या क्या है? अरे भाई, ये क्या हो रहा है यार, बड़ा दिक्कत है ये तो राम नरेश त्रिपाठी के कौन कौन से हैं और खंड काव्य? एक है मिलन, एक है पथिक, और एक क्या है, स्वप्न। मिलन, पथिक और स्वप्न। ठीक है, तो ये हैं इनके प्रमुख खंड काव्य, वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी बोर्ड बार बार बंद हो रहा है आज। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? मिलन, पथिक और स्वप्न। इसमें कलर की दिक्कत है। एक है मिलन, एक है पथिक आपने देखा, ये दूसरा क्या है, स्वप्न। तो ये 3 खंड काव्य आपको याद रखने हैं राम नरेश त्रिपाठी के। राम नरेश त्रिपाठी कौन सी धारा के अंदर आते हैं आपके? देखो, द्विवेदी योगीन 2 धाराएं चली थी ना, एक थी आपकी अनुशासनबद्ध धारा, एक थी आपकी स्वच्छंदतावादी धारा। तो किसके अंदर आते हैं? नहीं पता है? स्वच्छंदतावादी धारा के अंदर आते हैं, जिसका प्रवर्तन किसने किया था? श्रीधर पाठक ने भाई, श्रीधर पाठक इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस धारा पर प्रभाव किसका है? अंग्रेजी की स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद कहें या अंग्रेजी में इसका क्या है, रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म का प्रभाव है इस पर। रोमांटिसिज्म जिसका किसका है, ये किसका सिद्धांत था? विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। तो रोमन में ही लिख लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई कविता पढ़ी है आपने आज तक? स्कूल में जरूर पढ़ी होगी, इंग्लिश तो था ही होगा सब्जेक्ट कभी ना कभी, है ना। तो वहां पे इनकी कविताएं जरूर पढ़ी होंगी आपने, विलियम वर्ड्सवर्थ की। और एक है कॉलरिज, कॉलरिज में के आता है या सी आता है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं देवनागरी में लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉलरिज। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का मिलकर के सिद्धांत है, ज्यादातर वर्ड्सवर्थ के ही उसमें ये माना जाता है। रोमांटिसिज्म का जो मिला था वो आपका वर्ड्सवर्थ का एक काव्य संग्रह था, लिरिकल बैलेट्स, है ना, लिरिकल बैलेट्स। तो आप सीधा सीधा इसमें हल्का हल्का नोटिंग कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, वरना नोट्स के अंदर से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एक ये बन जाएगा।
खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास। कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी भाई, 1914 ईस्वी हरिऔध ने लिखी थी। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसके सर्ग भूल गए क्या आप लोग? ये सर्ग लिखाए नहीं थे, लिखाए होंगे सर्ग वैसे, शायद इसमें 15 या 16 सर्ग है। 15 तो कामायनी में है, 15 या 16 में से ही कुछ है, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना आप लोग। 16 है शायद, 17 है, चलो 17 सर्ग है शायद, चलो देख लेते हैं, मैं भरोसा कर रहा हूँ आप पे, ठीक है। ऑनलाइन में कोई बता देगा तो ठीक है। चलो इसमें सर्गों की संख्या अभी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये है, ठीक है। हाँ, जितने श्रम और सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। शुक्ल का यह कथन किस संपादित ग्रंथ के बारे में है? हाँ, अब देखो ये सवाल यहाँ क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं द्विवेदी युग की ही घटना है, बिहारी युग, बिहारी रत्नाकर का संपादन होना। तो यहाँ लिखा है इसको, वैसे हमने आपको रीतिकाल में बिहारी के नोट्स में लिखा रखा होगा, शुक्ल जी ने बिहारी रत्नाकर के बारे में ये सब कहा है, ठीक है। तो शुक्ल जी ने बिहारी रत्नाकर के बारे में कहा कि जितनी, अभी उन्होंने इस भाषा में लिखा कि अभी कुछ दिनों पहले, अब कुछ दिनों पहले का मतलब कुछ साल पहले है ना, 2-4 साल पहले, कुछ दिनों पहले जो है बिहारी पर सबसे प्रामाणिक और अच्छी टीका किसने लिखी? ब्रज भाषा के बड़े कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है। और जितने श्रम और सावधानी से यह ग्रंथ संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई दूसरा ग्रंथ संपादित नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज तक लिखा है, उसके बाद मन में तो रही होगा, आप देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा कमाल देखो, ठीक है। तो ये तो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचवटी खंड काव्य की रचना किसने की है? पंचवटी किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है, कहने की बात ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो पंचवटी जो खंड काव्य है वो जो है किसका है? आपका मैथिली शरण गुप्त का है। और इसमें कौन सी कहानियां हैं इसमें वर्णित? जो पंचवटी में जो शूर्पणखा वाला प्रकरण है, ठीक है, वो जो है इसका जो है आप कह सकते हैं कथा वस्तु है, वो थीम इन्होंने ली हुई है, ठीक है। तो इसमें 4 ही पात्र आपको नजर आते हैं, एक शूर्पणखा, एक और बाकी 3, राम लक्ष्मण और सीता और शूर्पणखा, 4 ही पात्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केवल वहीं तक की कथा उसमें सीमित है, खरदूषण भी नहीं आता है तो कहीं तक, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य ये है, पंचवटी, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, खड़ी बोली में लिखा गया है। अब इन्होंने नीचे से बंदे ही नहीं मारे यार, पता नहीं कितना हर चीज एडिट करवानी पड़ती है। हाँ, बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा की रचना की, ठीक है ना। किस ग्रंथ की रचना की है? यशोधरा की रचना की है। गौतम बुद्ध की पत्नी, ठीक है, यशोधरा। हो गया ये? हाँ, दिवस का अवसान समीप था, ये किस रचना से लिया गया है? प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास की शुरुआत ही यहां से होती है, और हमने आपको बताया था इसमें कि जो प्रिय प्रवास जो चला है वहां ये शुरुआत कहां से होती है? एक मतलब दुख से ही शुरुआत होती है, प्रिय के प्रवास करने से शुरू होती है। तो हमने आपको बताया था कि प्रकृति को कितने शानदार तरीके से इन्होंने यूज किया है, उसको इस्तेमाल इस तरह से किया कि अगर प्रकृति खुश है, मतलब अगर व्यक्ति खुश है, उसमें उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो खुश हैं, तो प्रकृति का भी खुशनुमा रूप है ना, सूर्य का उदय हो सकता है, फूल का खिलना हो सकता है, ये सारे क्या है? एक तरह से खुश रूप दिखाते हैं ना, सुखी रूप दिखाते हैं। और जब इसमें मानव दुखी है या फिर प्राणी दुखी है तो प्रकृति भी दुखी है। और प्रकृति के दुखी रूप क्या हो सकते हैं? पत्तों का झड़ना हो सकता है, दिवस का अवसान यानी कि सूर्यास्त होना हो सकता है। तो इस तरह से जब भी उदासियां इस तरह से दिखाना हो तो प्रतीकात्मक शैली में ये आपको इस तरह से करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो प्रिय प्रवास, हाँ, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं? जी मैथिली शरण गुप्त की है। और किस रचना से है?
तो ये भारत भारती से हैं। अब किस खंड से हैं? है 3 हिस्से हैं ना, 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो ये किस खंड से है ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, अरे ये है अतीत खंड से, शुरुआत की ही पंक्तियां हैं, बहुत शुरू की कुछ कुछ पंक्तियों में से एक है। ठीक है, तो अतीत खंड में इन्होंने कहा। देखो हम कौन थे, अब यहां से विचारना शुरू होगा ना, समझ रहे हैं आप? तो यहां से भी आप रीजनिंग तो लगा ही सकते थे कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, अभी विचार करना शुरू होगा। तो ये जो है विचार इन्होंने शुरू किया है, तो अतीत खंड है शुरू में, तो अतीत खंड से ही शुरुआत है। देखिए, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी में अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, मौलिक रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनुदित रचनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अब किस नाम से किया ट्रेवलर का? ये किया है इन्होंने श्रांत पथिक नाम से। ठीक है, श्रांत का अर्थ क्या होता है? एक तो शांत है, शांत नहीं है, ये श्रांत है। श्रांत मतलब थका हुआ। ठीक है, तो थका हुआ जो है श्रीधर पाठक ने जो है ट्रेवलर का, गोल्ड स्मिथ की एक दो रचनाओं का और का किया है उसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला है। ये किसने तुलसी का प्रशस्ति, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इसलिए ये रखी गई हैं। क्या पता ये जो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां होती हैं, एग्जामिनर ये सोच के रखता है कि चलो एक दो आसान प्रश्न जो है दे देता हूं मैं, और ये बहुत आसान प्रश्न लगा होगा, उसको लगता है कि मुझे आता है तो सभी को आता होगा। ठीक है, और ये आपको आता ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो बहुत प्रसिद्ध चीजें हैं वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हरिऔध ने कहा है, इसका अर्थ क्या है? कविता करके तुलसी धन्य नहीं हुए, बल्कि क्या हुए? कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसी की कला पा करके कौन कविता धन्य हो गई, क्योंकि उसने तुलसी की कला जो है पाई। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इसका अर्थ ये भी निकलता है कि अगर कवि तुलसीदास अगर कवि ना होते, कुछ और भी होते तो बड़े शानदार होते, फॉर एग्जाम्पल पेंटर होते तो बड़े अच्छे होते, है ना। ये उन्होंने कहा। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक, है ना। एकांतवासी योगी के रचयिता, या ये अनुदित रचना है ये। ठीक है, और ये इस रचना का मूल नाम क्या था? हर्मिट। किसकी रचना है? ये भी गोल्ड स्मिथ की ही रचना है। ठीक है, गोल्ड स्मिथ। हाँ, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, और सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, और उन्होंने इस तरह से कहा कि जो यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन अब बहुत हो गया है, और अब हमको क्या करना है? कविता को डाइवर्सिफाई करना है, कविता में विविधता लेकर के आनी है। ये उनका आह्वान था। वो इसलिए था क्योंकि अभी तक आपने देखा कि भक्ति काल में, आदिकाल में आप देखते हैं कि अलग अलग प्रवृत्तियां थी, लेकिन तब भी 2-3 ही प्रकार की कविताएं आपको देखने को मिलती हैं। पहली कौन सी? आदिकाल में देखिए, एक तो चारण कविता है, रासो काव्य, अपने राजा का प्रशस्ति वर्णन। एक तो धार्मिक साहित्य है, सिद्धनाथ जैन का। तीसरा आप लौकिक साहित्य थोड़ा पा सकते हैं, थोड़ा गद्य की एकाध रचनाएं, व्याकरण में थोड़ा बहुत प्रयास। भक्ति काल में केवल और केवल भक्ति की रचनाएं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी विविधता है, तो उसमें भी आप मान सकते हैं। लेकिन जो असली समस्या आई वो रीति काल में आई। श्रृंगार वर्णन, और श्रृंगार भी कैसा? अधिकांशतः एकदम दैहिक प्रकार का जो श्रृंगार था वही। तो इस वजह से क्या होना शुरू हुआ कि कविता में क्या था? विविधता नहीं थी। कविता एक निष्ठ थी, एक तरह की रचना लिखी जा रही थी। और भारतेंदु में भी, भारतेंदु युग में भी यही सब हुआ। उसमें भी कविता में विविधतापूर्ण, गद्य में उन्होंने अच्छा प्रयास किया। शुक्ल जी ने लिखा भी है कि जिस स्तर पे भारतेंदु ने गद्य में जो है विविधता लेकर के आए, उन्होंने नाटक लिखा तो नाटक में अलग प्रकार के, गद्य में ना अलग अलग प्रकार से लिखा, निबंध में किया काम, और पत्रिकाओं में अलग अलग प्रकार से प्रयास किया। तो गद्य को तो उन्होंने विविधतापूर्ण बनाया, गद्य का एक तरह से विकास किया, लेकिन कविता का वे विकास नहीं कर सके। यहाँ तक कि ब्रज भाषा थी तो ब्रज भाषा ही रखी, भाषा तक चेंज नहीं कर पाए भारतेंदु युग के रचनाकार। लेकिन द्विवेदी युग में आप देखते हैं कि बहुत, आप कह सकते हैं कॉन्शियस एफर्ट किया गया, प्रयास किया गया कि कविता में अब जो है यही सब नहीं करना है,
कब तक हम करते रहेंगे कि यमुना किनारे खेल रहे हैं ना, यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन अब बहुत हो गया है, अब क्या है कविता को आगे बढ़ाना है। तो कविता को विविधतापूर्ण बनाना शुरू किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भैंस पर कविता, बैल पर कविता, अब क्योंकि बोल तो दिया है कि सब पे कविता हो सकती है तो लिख के भी दिखानी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उतने बड़े कवि नहीं माने जाते, उतने अच्छे कवि नहीं माने जाते, लेकिन तब भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है ना। कप्तान कहे कि हमें जो है आज अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है और खुद ही वहां सिंगल डबल करने पे आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कप्तान को मारना ही पड़ता है, चाहे आउट हो जाए मिड विकेट पे, लेकिन खींच के तो देने पड़ते हैं एक दो शॉट। तो वही बात है, तो यही प्रयास जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खुद भी किया। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास। ये आसान हो गया, ऑप्शन यहाँ पे रख दिया, कुछ ऑप्शन कठिन रखना चाहिए था इसमें। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? कौन सा है? हाँ, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये जो है ये द्विवेदी युग के रचनाकार है। प्रेमगन, भारतेंदु युग, राधा कृष्णदास, भारतेंदु युग, जसवंत सिंह भी, ठीक है। जसवंत सिंह शायद रीतिकाल वाले हैं ये, है ना, रीतिकाल में भी तो है एक महाराजा जसवंत सिंह। रस कलश किसकी रचना है किसी को पता? हाँ, ये हरिऔध की रचना है और इसमें इनका क्या है, रस विवेचन है। रस कलश में नाम ही निहित है। ये क्या है, एक तो पहली बात यह है कि ये ब्रजभाषा की रचना है, उन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखी है ना, क्योंकि परंपरा में तो ब्रजभाषा ही मिली थी, और इसके अलावा ब्रजभाषा की रचना है और इसमें क्या है, रस संबंधी विवेचन है इनका। मतलब एक तरह से लक्षण ग्रंथ जो परंपरा इनको प्राप्त हुई थी उसी का अनुकरण एक तरह से क्या है। हालांकि इसमें लक्षण ग्रंथों वाला उस तरह से फॉर्मेट नहीं लिया कि सिद्धांत और फिर उसका उदाहरण ऐसा वो नहीं, लेकिन रस विवेचन आपको रस कलश रचना में दिखता ही दिखता है, ठीक है। तो ये बात तो है ही। अब देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? इनको पता नहीं क्या आदत है, बीच में कभी बिंदी लगाते हैं, जहां लगानी चाहिए वहां लगाते नहीं है। हाँ, तो पंचवटी जो है नायिका प्रधान नहीं है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए नायिका प्रधान से मतलब क्या है। आपको पूरी स्टोरी सुनाई दी है, उसकी बैकग्राउंड क्या थी कि जो आपके ये थे कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या, एक भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे कुछ नारी पात्रों के त्याग और महान बलिदान के बावजूद भारत की जो काव्य परंपरा है वो उनके साथ न्याय नहीं कर सकी, उन्हें वो उचित स्थान नहीं दे सकी जो उनको देना चाहिए था। तो उसमें उन्होंने पूरा लिखा कि चाहे वाल्मीकि हो, चाहे तुलसीदास हो, भवभूति हो, इतने भी बहुत सारे कवि जिन्होंने भी राम पर लिखा, उन्होंने उर्मिला पर कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। उर्मिला का त्याग जो है उनसे अछूता रह गया। तो फिर मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि हम फिर तो मतलब गुरु जी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस भाव से इन्होंने जो है 3 रचनाएं लिखी, पहले साकेत, फिर यशोधरा और विष्णुप्रिया। साकेत में उर्मिला का है, ठीक है। यशोधरा में किसका है? यशोधरा में यशोधरा बुद्ध की पत्नी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, इनके जो है ये नारी विषयक रचनाएं पूछी जाती हैं। और विष्णुप्रिया कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो कि अचिंत्य भेदाभेदवाद या अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, उनका तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो ये है इनके ये सब। इनमें से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? शांत पथिक जो है नहीं है, बाकी मिलन पथिक और स्वप्न 3 खंड काव्य किसके हैं? रामनरेश त्रिपाठी के। अब ये रामनरेश त्रिपाठी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको बिल्कुल भी छोड़ देंगे या पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए बड़े जरूरी होते हैं। हाँ, कौन सा कथन इसमें से सही है? कौन कौन से कथन, यानी कि एक है तो एक, दो है तो दो। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। पहला कथन सही है या नहीं है? दूसरा कथन राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना युग की स्वर रहा है, दोनों कथन सही है, ठीक है। तो सी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए था। क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो ये इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है, इसके अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना आ ही रही थी।
हाँ, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये किसने कहा? किया किसी ने? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक है। हाँ, देखो आपको करना क्या है, वैसे अगर हो पाएगा अरेंज, तो साहित्य के बारे में किसने ने क्या डेफिनेशन दी है, किसने क्या परिभाषा दी है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा तैयार करना पड़ता है उसको। ये साहित्य के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा। जैसे चित्तवृत्तियों के संचित, वो जो वो वाला है कि प्रत्येक देश का साहित्य उसकी जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो साहित्य की परिभाषाएं अलग अलग दी हुई है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि एकांत में इकट्ठा किया जाता है लेकिन तीव्र भावों का सहज उच्छलन होती है कविता। ये स्वच्छंदतावादियों की परिभाषा थी। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन किया आपने? चारों कथन ठीक से पढ़ने और वो कथन आपके पता होना चाहिए, बस हो जाएगा आपको। कौन सा किया आपने? डी किया। किसने किया? डी? डी बी ए उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, ये आपने किया। और किसने क्या किया? चारों विकल्प पढ़ने चाहिए पहले, ठीक है, ठीक से, तब आप कर पाएंगे। इसका जो सही उत्तर है वो सी है। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान किया गया है, बिल्कुल गलत बात है। गौरवगान केवल अतीत खंड में है। वर्तमान खंड में दिखाया गया है कि दुर्दशा क्यों खराब है, भविष्य खंड में यह बताया गया है कि आगे क्या करना है हमें। ठीक है, तो ये एक रूपरेखा आपको दिखाई देती है। तो आद्यंत का मतलब पता होना चाहिए आपको। आद्यंत मतलब शुरू से लेकर अंत तक, केवल गौरवगान नहीं है। अतीत खंड में आपको गौरवगान दिखाई देता है, फिर वर्तमान का विश्लेषण दिखाई देता है, उसमें बताया गया है कि क्यों हमारी दुर्दशा हुई है, क्यों हुई है, और भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब को लेकर के बातचीत है। ठीक है, तो सी इसका सही। बाकी ये ठीक है भाई, ये पॉइंट अब आपको मिल चुका है कि उर्मिला उताप एक रचना थी, उसी को जो है आगे चल करके साकेत के रूप में उन्होंने बनाया। पंचवटी वाली बात कही है कि शूर्पणखा वाला प्रसंग है, और उर्मिला ये तो इनकी अपूर्व जो है चरित्र सृष्टियां, ये चरित्र पर आधारित है, नारी विषयक रचनाएं हैं, ये तो बात है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। ये कथन किसका है? क्या किया? छोड़ा है? किसी ने छोड़ा है? वाजपेयी किया, हाँ। और शुक्ल किसने किया है? पता था या तुक्का लगाया है? शुक्ल लग रहा था, गट फीलिंग, सबकॉन्शियस। अच्छा, किसने विशुद्ध रूप से तुक्का लगाया है? शुक्ल का नाम देख करके तुक्का लगाया। हाँ, ये कथन शुक्ल का ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रख लेना भाई, ठीक है, मेरे पेपर में तो आपने पैटर्न पकड़ लिया है कि ये शुक्ल के कथन रखता ही रखता है। ठीक है, लेकिन आयोग जो है, हाँ आयोग भी रख लेता है कई बार, दिक्कत नहीं है, लेकिन आयोग थोड़ा अलग तरह से पूछ सकता है। कैसे? इसको ऐसा रखा जा सकता है कि हिंदी साहित्य डैश डैश का सदा ऋणी रहेगा, और व्याकरण की शुद्धता, भाषा की सफाई में योगदान है। हाँ हाँ, लगा सकते हैं। हाँ, नहीं तो द्विवेदी युग कहाँ है? द्विवेदी युग कहाँ पे लिखा हुआ है इस वाक्य में? हाँ, नहीं नहीं, तो वही तो द्विवेदी युग तो शब्द इसमें लिखा ही नहीं है कहीं पे। यह है द्विवेदी का ऋणी रहेगा, और व्याकरण के लिए द्विवेदी जी प्रवर्तक थे। तो ये द्विवेदी जी की बात हो रही है, द्विवेदी युग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। हाँ, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना इसमें से नहीं है? क्या किया? हाँ, ये गंगा अवतरण जो है, ये रचना नहीं मिलती है। ठीक है, जगत सच्चाई सार पढ़ाई होगा, भारत गीत और कश्मीर सुषमा, ये इनकी सब मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
कविता के पक्ष में किसने की? क्या किया आप लोगों ने? आपने भारतेंदु किया, हाँ। और किसी ने कुछ किया? छोड़ा किसने? भारतेंदु किया है। और किसने कुछ छोड़ा है? छोड़ा है किसी, कुछ ना कुछ किया है। क्या किया? प्रेमघन किया। और इसके अलावा देखो, इस सवाल का सबसे गलत जवाब हो सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे गलत। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था, इसमें आपको चर्चा कर रखी है कि खड़ी बोली के, देखो ना, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा का भारतेंदु ने क्या बोला था? भारतेंदु का बाकायदा कथन है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली क्या है? कविता के लिए अनुकूल भाषा नहीं है। मैंने कोशिश करी खड़ी बोली में लिखने की, लेकिन मेरे से अच्छी कविता नहीं लिखी गई, तो इससे ये साबित होता है कि जो ये है, मतलब ये खड़ी बोली है, ये कविता के लिए अच्छी भाषा होती ही नहीं। ठीक है, हालांकि बात तो भारतेंदु ने तो पक्ष में नहीं किया, भारतेंदु पक्ष में थे कि खड़ी बोली में गद्य लिखे और ब्रज भाषा में क्या लिखो? कविता लिखो। जब भाषा बन जाएगी तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो नहीं। तो भारतेंदु नहीं होना चाहिए था इसका उत्तर। इसका उत्तर है अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है आंदोलन चलाया था। ये आपके लिए नया तथ्य हो सकता है। ठीक है, वरना अगर आपका नहीं बनना था तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते थे, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन छोड़ने की आदत भी डालिए। ठीक है, मतलब है ना, हर पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस सेट में ही होंगे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप तुक्के लगाएंगे तो घर आकर के फिर अफसोस होगा केवल और केवल। मतलब मैं चाहता हूं कि आप जितना तैयारी करके आए हैं उसमें 1-2 सवाल एक्स्ट्रा ही करें। वो तो करना ही करना है, वो तो प्रैक्टिस देनी ही देनी है। सबसे पहले तो माइनस मार्किंग का डर निकालना है, लेकिन तभी माइनस मार्किंग कुछ सोच करके रखी हुई है। तो ऐसा नहीं कि एकदम आप जो है शेर के मुंह में चले जाएं या हाथ डाल दें शेर के मुंह में, उतना भी नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, और अटेम्प्ट किनको करना है किनको नहीं करना है ये कोशिश आपको करनी है। हाँ, जन्मकाल के आधार पर इन कवियों का सही क्रम किस उसमें लगाया हुआ है? कौन सा सबसे सही है? है? कौन सा? किसी ने सी लगाया, किसी ने क्या लगाया? हाँ, कौन सा लगाया आप लोगों ने? सी। देखो, आपको जनरली जो सारे लिखा रखे हैं वो क्रम से ही लिखा रखे हैं। ठीक है, तो मेरे विचार से इसमें जो सही उत्तर है वो बी होना चाहिए। बी ही दिया गया होगा आपको, या सी है? प्रेमघन के बाद प्रताप नारायण मिश्र, नहीं, बी ही होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, जरा आंसर की देखी जा सकती है इसमें कि इसमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन मैं भी भूल गया, इसका शायद बी होना चाहिए था। आप लोग ए कह रहे हैं, कोई सी कह रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, आप मार्क कर लेना। हाँ, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। क्या होता है समस्या पूर्ति? हाँ, एक पंक्ति निर्धारित करके फिर बाकी रचनाएं, बाकी पर जो है आपने कविता लिखनी है, वो है आपका क्या? समस्या पूर्ति, है ना। तो भारतेंदु युग, हाँ, एक तरह का ये आशुलेखन होता है। आशुलेखन यानी तुरंत लिखना है, उसी टाइम पंक्ति निर्धारित करी और फिर सब बैठे हुए हैं और फिर जो है सबने लिखना है। ठीक है, एक दिन यहाँ भी करवाई जा सकती है समस्या पूर्ति। एक पंक्ति निर्धारित करनी है, फिर आप सब लोगों ने लिखना है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसमें श्रीधर पाठक जो है इसका सही उत्तर होगा। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी कवि है और द्विवेदी युग के कवि। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या किया आप लोगों में से? हाँ, इसका क्या है? पुनर्जागरण काल है। ठीक है, जो जागरण सुधार काल, ये जो शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ? ये द्विवेदी युग के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो द्विवेदी युग के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? ये भारतेंदु युग का क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। हाँ, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? ठीक है,
भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। पहले तो देखिए ये भारतेंदु युग है, ठीक है, उसके बाद आइए अब भारतेंदु युगीन भी काव्य है, ठीक है। किसने किसने डी किया है, ये वाला लास्ट वाला किसने किया, किसी ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? डी जो है इसका उत्तर होना चाहिए था। यही तो मैं कह रहा हूं, कितनी बार बता रखा है, ये सब पढ़ाया गया है आप लोगों को। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना सीखो ना। भारतेंदु युग है, भारतेंदु युगीन काव्य, आपने भारतेंदु युग बना लिया बस। एक एक शब्द, अभी काव्य कुछ ना कुछ सोच करके तो रखा होगा ना मैंने अभी इसमें, है ना। तो काव्य रखा हुआ है, तो काव्य जो है, काव्य की भाषा इस युग में खड़ी बोली की तो नई काव्यशाली नहीं मिलती है, यहाँ ब्रजभाषा ही मिलती है। अगर यहाँ पे द्विवेदी युग होता तो तब तो बात होती, ठीक है। हाँ, अगर केवल ये होता कि भारतेंदु युग के संदर्भ में कौन सा विवरण, तो भारतेंदु युग के संदर्भ में खड़ी बोली की, अब देखो यहाँ पे भी काव्यशैली लिखा हुआ है, ठीक है। तो खड़ी बोली की काव्यशैली द्विवेदी युग में विकसित होती है। ये किसकी पंक्ति है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां है, ठीक है। प्रचलित पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है पता? ये तदीय सर्वस्व इनकी अनुदित रचना है, और ये अनुवाद किसका है? नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है, ठीक है। इसका उत्तर ए होना चाहिए था। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है तदीय सर्वस्व। भारतेंदु की रचनाएं थोड़ा कर लेना ठीक से आप लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? आप बताओ। हाँ, काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा, श्रृंगार प्रियता की ओर तो नहीं मोड़ा, निर्गुण भक्ति की ओर भी नहीं, रीति ग्रंथों की ओर भी नहीं, स्वदेश प्रेम की ओर जो है मोड़ने का प्रयास किया। अब आते हैं यहाँ से छायावाद से संबंधित क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? उसको किया होगा आप लोगों ने, है? हाँ, ये जो है इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर सी है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। ये कथन गलत है, रामचरितमानस पर नहीं, किस पर आधारित है? जो बांग्ला रामायण है, कृतिवास की, कृतिवास रामायण। बाकी सारे कथन सही है, ठीक है। शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था। राम की शक्ति पूजा के राम जो है मानव अधिक है, ईश्वर कम है, ठीक है। उनका मानवीय पक्ष आपको दिखाई पड़ता है, वैसा नहीं है कि लीला कर दी और रावण को मार दिया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही है ये। अब देखिए ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सही एक, अगर सही क्रम आता तो आप पहले क्या लिखते? जो पहले लिखी उनको वो बाद में लिखते, जो पहले लिखी है उसको पहले, जो बाद में लिखी है वो बाद में। अवरोही में क्या लिखना है? जो सबसे बाद में लिखी है वो, उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो उल्टा भी लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, देखिए, क्योंकि निहार, रश्मि, नीरजा और सांदेगी, ये इसका सही उत्तर इस वजह से होगा, ठीक है। तो अवरोही आरोही आ जाए या सही क्रम आ जाए तो वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, कुरुक्षेत्र के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? हाँ बताओ। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पढ़ा रखा है ना, दिनकर का खंड काव्य है, तो बताओ है? सही नहीं है, आपने ए किया। नहीं तो कथानक महाभारत से तो लिया ही है, युधिष्ठिर भीष्म ये सब महाभारत ही में आते हैं, तो कथानक तो वहीं से है। तो ए तो सबसे गलत उत्तर होगा फिर इसमें। इसका उत्तर बी है। हाँ, नहीं विश्व युद्ध के बाद लिखी है, लेकिन इस पर सबका प्रभाव हो सकता है, गांधीवाद का प्रभाव भी नहीं हो सकता भाई। देखो गांधी की विचारधारा क्या है? गांधी की विचारधारा एब्सोल्यूट अहिंसा की है, ठीक है। गांधी की विचार, जहां भी आपने ये देखा है वही फिर उन्होंने गलत सॉल्यूशन दिया है। हाँ, एक गांधीवाद का प्रभाव जो है आप कुरुक्षेत्र पर नहीं मान सकते, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध दर्शन है, कुरुक्षेत्र में उन्होंने जो कहा, उन्होंने सबसे पहले तो युद्ध का एक तरह से समर्थन किया है अंत में चल करके, ठीक है। वैसे तो कहा युद्ध अपने आप में खराब चीज है, ठीक है। उसमें कहा था कि वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मूल्य है।
तो एक तरह से पहले तो लताड़ा है कि युद्ध करते हो और फिर नौजवानों को मारते हो, लेकिन बाद में चल करके फिर युधिष्ठिर के मन में जो सारी चीजें आती है, तो बाद में युद्ध को जस्टिफाई किया है अंत तक। तो युद्ध को जस्टिफाई किसी भी कीमत पर गांधीवाद नहीं करता है, तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये सबसे खराब बात। देखिए महाभारत से तो कथानक लिया ही गया है ना, ये तो सही होना ही चाहिए। बाकी 3 कथन भी तो सोचो आप, कथन महाभारत से लिया है कथानक, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7 सर्ग इसमें भी डाउट नहीं है, भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति, बाकी कहाँ लिखा हुआ शांति का, युद्ध एवं शांति के मध्य पर चर्चा की गई है, ऐसा कुछ विकल्प हो सकता है, ठीक है। तो जो है गांधीवाद से प्रभावित नहीं है, बाकी सारी चीजें ठीक है इसमें। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है इसमें से, कौन सी नहीं है? डी जो है इतिवृत्तात्मकता, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। बाकी सारी ठीक है। अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण दिखाई देता है आपको, प्रकृति का चित्रण। अमूर्त और अशरीरी मतलब जिसमें शरीर का ना हो, ठीक है, इसमें जो है अमूर्त किस्म का प्रेम आपको दिखाई देता है। उसके अलावा अज्ञात के प्रति उदात्त प्रेम आपको दिखाई ही पड़ेगा, रहस्यवाद है, वो सारी बातें। हाँ, वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति को हिंदी में स्थान जब मिला तो हिंदी में उसको क्या कहा गया? छायावाद कहा गया। ये किसने कहा? ये प्रसाद की का आपको लिखाया गया है, ये प्रसाद की परिभाषा, प्रसाद की लिखाई हुई परिभाषा है। छायावाद के बारे में आपको बताया गया होगा उसमें सब, ठीक है। हाँ, पेट पीठ मिलकर दोनों, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है क्या है? तो अगर आपको पता है कि ये किस उससे है, कौन सी कविता से है, तो आप कर लेंगे। ये किससे है? भिक्षुक कविता से लिया गया है। तो भिक्षुक कविता किसकी है? निराला की कविता है, और उसमें उन्होंने इस तरह से लिखा, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। हाँ, प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? ये तो आसान सा सवाल है। इसका सही उत्तर क्या है? बी, झरना लहर ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। बाकी ये किसकी है? ये निराला, पल्लव गुंजन पंत और महादेवी। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही क्रम क्या है? मैंने इसीलिए कालक्रम याद करना है आपको निश्चित रूप से कामायनी का, ठीक है, किसी भी कीमत पे। तो जो मैं कहता हूँ कि ये याद करना है, तो उसको फिर आपने बनाना भी है कि ये याद करना है, उसके आगे इंपॉर्टेंट कर दो या कुछ भी कर दो, संकेत में बना करके लिख दिया करो उसको। तो इसका सही क्रम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये जो है सही क्रम है इसका, ठीक है। हो सकता है स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद से पूछा जाए, बीच में कहीं से भी आ सकता है। कठिन क्वेश्चन करने का मन करेगा तो वो बीच में से उठाएगा कुछ को, ठीक है, ईर्ष्या ईड़ा वाला सेक्शन उठा लेगा या वो कर लेगा, वो आपको ध्यान देना। हाँ, किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को क्या माना जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र, ठीक है। पल्लव जो कि 1928 में शायद या 27 में, थोड़ा सा देख लेना इसका काल, इसका प्रकाशन वर्ष। तो ये पंत की रचना थी और पंत इस रचना को माना जाता है छायावाद का घोषणा पत्र, ठीक है। पल्लव का स्थान कुछ कुछ वैसा ही है जैसे रोमांटिसिज्म में लिरिकल बैलेड्स का है। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना थी, गीतों का संग्रह था लिरिकल बैलेड्स। 28 या 27, थोड़ा सा इसमें कालक्रम आप देख लेना कौन सा साल था, बाकी सब ठीक है। हाँ, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम बोल बनाते हो असफल भवधाम। कामायनी के लिए किस सर्ग में ये लिखा गया है? ये श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं, ठीक है। आपको एक ट्रिक और बताता हूं मैं, ठीक है, हो सकता है सवाल वैसे तो छोड़ दिया जाए अगर सवाल नहीं आता है इस प्रकार के सवाल, कि ये जो एब्सोल्युटली फैक्चुअल है ना, या ये तो ये या तो पता है या तो नहीं पता है, ठीक है। या तो आप लोग सीधा सीधा ऐसा लगा सकते हैं कि काम शब्द लगा जाए तो काम पे कर लिया, ऐसा किया जा सकता है, कोई ऐसा तुक्का लगा सकता है, लेकिन ऐसा तुक्का भी जो है कभी कभी गलत है ना, ऐसा बन सकता है। लेकिन अगर आपको इस तरह के सवाल अगर आपको नहीं आते हैं तो ये छोड़ने हैं, समझ रहे हैं आप? छोड़ना वो होता है जो आपको या तो पता है या तो नहीं पता है, एब्सोल्युटली फैक्चुअल है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड, वो आपको छोड़ना है। उसमें अगर आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगा पा रहे, जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका हूं, ये 2 हैं, उनको कर लो,
ठीक है, वो आपके करने हैं, उस तरह के करने हैं, इस तरह के नहीं करने हैं। तो इसका सही उत्तर श्रद्धा सर्ग है। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, जिस दिन कामायनी पढ़ाया था, जो कि बैच के विद्यार्थी हैं, जो बैच के विद्यार्थी नहीं है वो अलग से सुन लें, कि अगर आपको कामायनी सबसे अच्छे से अगर आपको कोई सेक्शन पढ़ना चाहिए तो छायावाद के अंदर आपको कोई पढ़ना है, तो छायावाद के अंदर आपको मतलब पहले तो छायावाद अच्छे से करना है। और प्रत्येक कवि के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छे से आपको प्रसाद में 2 रचनाएं पढ़नी है। एक आंसू अच्छे से कर लेना है, उसके अलावा कामायनी बहुत शानदार तरीका, कामायनी का कुछ मत छोड़ियो। और कामायनी की किसी की पंक्तियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं तो श्रद्धा सर्ग की पूछी जाती हैं। उसका कारण ये है कि जो आपका ग्रेजुएशन में सिलेबस होगा, आप देखेंगे श्रद्धा सर्ग हर जगह लगा हुआ होता है। ठीक है, हर जगह श्रद्धा सर्ग ही लगा हुआ होता है। देखिए, आपने श्रीदेव सुमन की ग्रेजुएशन का सिलेबस उठाइए, श्रद्धा सर्ग लगा हुआ होगा। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रद्धा सर्ग लगा हुआ होगा। ठीक है, श्रद्धा सर्ग और दूसरा भी लगा हुआ हो सकता है, ज्यादातर श्रद्धा लगता है। इसके अलावा कई लोग चिंता सर्ग भी लगा लेते हैं, क्योंकि शुरुआत है ना वहां से, तो इस वजह से। तो छायावाद में अगर प्रसाद के अंदर आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कामायनी अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा निराला की तो 5-6 कविताएं हैं, वो याद करनी है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शक्ति पूजा, और इसके अलावा तुलसीदास नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन जो और छोटी छोटी, जैसे तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, और 1-2 रचनाएं, जैसे विधवा पर उन्होंने एक कविता लिखी है, वो इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वो वाली। तो ये 5-6 कविताएं निराला की तैयार करके जाइए। इसके अलावा पंत से जो तैयारी आपको करनी है, पंत की पंक्तियां उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी ये ज्यादा जरूरी है कि ये किस दर्शन पर आधारित कविता है। जैसे प्रगतिवाद संबंधी रचनाएं कौन सी है, युगांत, जुगवाणी, ग्राम्य, याद होना चाहिए। छायावादी रचनाएं कौन सी हैं, ठीक है, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ये 4 रचनाएं छायावाद की हैं। इसके अलावा फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित या नवमानवतावादी कौन कौन सी है, लोकायतन, और जो चांद से संबंधित क्या रचना है, उसका नाम है, चांद का मुंह टेढ़ा तो मुक्तिबोध की है, चांद है उनकी उसमें, कला और बूढ़ा चांद, जिस पर साहित्य अकादमी मिला था, तो वो नवमानवतावादी। तो दर्शन याद करना है पंत से। और महादेवी से क्या याद करना है, महादेवी से एक तो कविता की पंक्तियां याद करनी है, ठीक है, और ये याद करना है कि ये वाला जो गीत है ये कहाँ है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली कहाँ है, किस उसमें है। 5-6 गीत हैं, वो 5-6 गीत ही आपको याद करने हैं। ऐसे नहीं कि आपने 25-30 उस स्तर पे जाना नहीं, 5-6 गीत हैं, उतने आपको करने हैं। वो तैयारी आपको अपने स्तर पे करनी पड़ेगी, बस आपका फिर इसमें अच्छे से हो जाएगा। छायावाद पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं छायावाद से, तो वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। हाँ, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियां किसकी हैं, निराला की हैं। कौन सी उससे हैं, ये सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो सरोज स्मृति में आपको दिखाई देता है निराला का जो संघर्ष है वो। तो निराला ने कहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसी से मिलती जुलती पंक्ति शक्ति पूजा में मिलता है, दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध, है ना। ये सेम टू सेम पंक्तियां आपको दिखाई दी, सेम थीम है। हाँ, शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा। देखो, एक तो मधुमयी प्रतिभा है, दूसरी है जागरूक भावुकता। क्या किया आपने, अपने महादेवी किया, आप और किसी ने प्रसाद किया। इसका सही उत्तर जयशंकर प्रसाद है। आपको ध्यान ये देना है कि चारों कवियों में से किसी की प्रशंसा अगर थोड़ी बहुत करी है इन्होंने तो प्रसाद की करी। ठीक है, प्रसाद जी कहते थे ये उनको, जयशंकर प्रसाद जी की इन्होंने की है। ठीक है, हाँ भाई, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य धारा कौन सी है, प्रगतिवाद। ये तो कहने की बात ही नहीं है, आसान सा सवाल है। ठीक है, नई कविता पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, देखो छायावाद पर अगर आएगा किसका प्रभाव है तो सीधा कह देना है रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। ठीक है, रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। इसके अलावा प्रयोगवाद पर किसका प्रभाव है, तो प्रयोगवाद पर एक तो टी.एस. इलियट का प्रभाव है, क्योंकि अज्ञेय पर टी.एस. इलियट का प्रभाव है। इसके अलावा नई कविता पर तो अस्तित्ववाद का प्रभाव है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार का की दृष्टि से गलत है, ये देखो मैंने ठीक भी कराया था दोबारा उन्होंने। हाँ, नागार्जुन, जगधारा, सुमन, वीणा, इसका सही उत्तर क्या है, कौन सा किया आप लोगों ने।
इसका तो बी होगा ना। देखो अगर आपको नहीं भी, आपने प्रगतिवाद नहीं भी पढ़ा तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि वीणा किसकी है? वीणा तो पंत की रचना है, तो शिवमंगल सिंह सुमन की तो नहीं हो सकती है। अगला देखिए, प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो क्या? देखो इसमें से जो गलत कथन है, प्रगतिवादी साहित्य में तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति को उद्देश्य नहीं माना गया है, ठीक है, क्रांति को उद्देश्य माना गया है। व्यक्ति को उन्होंने कम महत्व दिया क्योंकि वो थोड़ा समाजनिष्ठ आंदोलन ज्यादा था। इसमें सही उत्तर क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से जो लिखा गया, मार्क्स का सिद्धांत था। आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हल्का फुल्का बताया गया है, जितना आपके लिए जरूरी है उतना, ठीक है। प्रगति का मार्ग प्रशस्त, तो ऐसा ये तो कुछ नहीं है, ये तो नहीं है। और राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो, जरूरी नहीं, राजनीतिक विचारधारा में बंधा था, लेकिन हर राजनीतिक विचारधारा का आंदोलन प्रगतिवाद को नहीं माना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर बी है। यात्री नाम से कविताएं लिखी किसने? नागार्जुन ने। मैथिली और संस्कृत में ये यात्री नाम से लिखा करते थे, ठीक है, और हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखा करते थे। असली नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। चलिए, अच्छा, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। और साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इस पर क्या, जो आपकी दूसरी रचना है चिदम्बरा, चिदम्बरा पर 1968 में, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? मतलब हिंदी में पहली बार कोई लेकर के आया था तो कौन? सुमित्रानंदन पंत ही लेकर के आए थे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास कंप्लीट, बाकी बाद में। पेपर फर्स्ट भी होगा।